नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024 पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024 विंसर बुक 2025 से कंप्लीट कर रहे हैं। दोस्तों, हमने पहली क्लास की थी जिसमें हमने जनवरी महीने का करंट अफेयर्स देखा था। आज हम दोस्तों फरवरी महीने का करंट अफेयर्स देखेंगे, जिसमें सभी क्वेश्चंस दोस्तों आपके इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम पूरे 12 महीने का करंट अफेयर्स इस प्रकार ही कर लेंगे। ठीक है, पहला दोस्तों हमने जनवरी महीने का करंट अफेयर्स देखा और आज ये दूसरी क्लास है जिसमें हम फरवरी महीने का करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, तो आपने अगर पहली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जरूर देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा कि उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया था। सही आंसर है दोस्तों जस्टिस रितु बहारी। दोस्तों, जस्टिस रितु बहारी ये है उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई थी। ठीक है, इनका जन्म दोस्तों 1962 में जालंधर पंजाब में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की ये दोस्तों वरिष्ठ न्यायाधीश रही हैं। ठीक है, और उत्तराखंड उच्च न्यायालय की ये दोस्तों 13वीं मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा 13वीं मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई थी। इनका दोस्तों जब कार्यकाल कंप्लीट हो गया, मतलब दोस्तों जब ये सेवानिवृत्त हो गई, तो दोस्तों मनोज तिवारी को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, और दोस्तों जो अपॉइंटमेंट होना था तो वह दोस्तों आपका नरेंद्र जी का होना था। ठीक है, तो अभी दोस्तों वह अपॉइंटमेंट नहीं किए गए हैं, पर वर्तमान में दोस्तों कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है मनोज तिवारी। ठीक है, तो दोस्तों हम अपने राज्य के हर एक मुख्य न्यायाधीश पर नज़र मार लेते हैं। ठीक है, तो पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे तो वह दोस्तों अशोक ए देसाई थे। ठीक है, याद रखिएगा ये 9 नवंबर 2000 को नियुक्त हुए थे और 5 दिसंबर 2000 तक रहे। ठीक है, तो याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों ठीक है, अगर हम बात करें कि राज्य के दूसरे जो मुख्य न्यायाधीश थे SH कपाड़िया, तो ये दोस्तों आपके नियुक्त हुए और इनका दोस्तों सबसे लंबा कार्यकाल भी आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारे पूरे मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, आप इन्हें देख लीजिएगा, इसमें दोस्तों कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है तो वह दोस्तों हम अपने इन की पॉइंट में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जो उत्तराखंड के बाद उच्चतम न्यायालय के 38वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए, तो वह है दोस्तों SH कपाड़िया। ठीक है, और यह राज्य के दूसरे मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश, तो ये भी दोस्तों SH कपाड़िया हैं, जो 134 दिनों तक ही दोस्तों मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। ठीक है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो दोस्तों अशोक ए देसाई थे। ठीक है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के दूसरे न्यायाधीश SH कपाड़िया हैं। ठीक है, जिनका सबसे छोटा कार्यकाल, और ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी नियुक्त हुए थे। ठीक है, उत्तराखंड के 7वें मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, उसके बाद भारत के 44वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। देखिए जो उत्तराखंड के 7वें मुख्य न्यायाधीश थे जगदीश सिंह, ठीक है, तो ये दोस्तों भारत के 44वें मुख्य न्यायाधीश भी नियुक्त हुए हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड के सबसे अधिक समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश, तो ये दोस्तों KM जोसेफ हैं। ठीक है, ये दोस्तों 4 वर्ष 6 दिन तक उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। तो सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा दोस्तों मुख्य न्यायाधीश के रूप में, तो वह दोस्तों KM जोसेफ का रहा है, जबकि सबसे छोटा तो वह दोस्तों SH कपाड़िया का रहा। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के मामले में उत्तराखंड का पहला जनपद कौन सा है, तो वह है दोस्तों नैनीताल। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखिएगा कि SDG जो सूचकांक जारी किया गया था इसरो के द्वारा 2024 में, तो इस सूचकांक में उत्तराखंड दोस्तों पूरे देश में पहले स्थान पर है। ठीक है, देखिए बात करेंगे हम कि जो सतत विकास लक्ष्य, इस रिपोर्ट को किसने जारी किया,
तो दोस्तों इसे जारी करने वाली संस्था है CPPGG, सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस। ठीक है, तो ये दोस्तों एक संस्था है जिसके द्वारा दोस्तों इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। रिपोर्ट का आधार क्या है, कौन कौन से वर्ष हैं, तो दोस्तों इसमें 2019-20 से लेकर 2022-23 तक, ठीक है, आधार लिया गया है। ठीक है, और राज्य के 13 जनपदों में भूखमरी, गरीबी और बीमारियों से लड़ने की योजनाओं की प्रगति को दर्शाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रमुख जनपद की बात करेंगे तो SDG रैंकिंग में उत्तराखंड ने 69 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, यह आप याद रखिएगा। ये जो दोस्तों रिपोर्ट थी ये हमारी पिछले वर्ष की थी 2023 की। इस बार की जो आई है तो उसमें दोस्तों 79 अंक हासिल किए हैं। ठीक है, उत्तराखंड ने। ठीक है, अब बात करेंगे हम दोस्तों कि SDG रिपोर्ट में या फिर सतत विकास लक्ष्य में जो सबसे अच्छा प्रदर्शन किया तो वह दोस्तों नैनीताल जनपद ने किया, उसके बाद दोस्तों देहरादून ने किया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बागेश्वर ने किया है, ये आप याद रखिएगा। और फिर दोस्तों चौथे स्थान पर आता है उत्तरकाशी। इसी प्रकार सबसे पिछड़े जनपदों में बात करेंगे हम तो उधमसिंह नगर, ठीक है, फिर हरिद्वार, उसके बाद दोस्तों पिथौरागढ़ और चौथे स्थान पर आता है दोस्तों अल्मोड़ा। तो ये हैं दोस्तों सबसे पिछड़े जनपद और ये हैं दोस्तों सबसे उन्नत जनपद। ठीक है, तो चारों जनपदों को आप याद रखिएगा, सबसे अच्छे और सबसे पिछड़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024 कितने लोगों को प्रदान किया गया, तो दोस्तों उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024 10 लोगों को दिया गया। ठीक है, तो 10 साहित्यकारों को दोस्तों ये सम्मान दिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ये दोस्तों 2023 में स्टार्ट हुआ था और 2024 में दोस्तों दूसरी बार यह सम्मान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024 का आयोजन देहरादून में किया गया था और इसे आयोजित करने वाली संस्था के निदेशक हैं दोस्तों स्वाति S भदौरिया। ठीक है, और अभी आपको बताया कि द्वितीय साहित्यकार सम्मेलन था और इसका आयोजन 21 फरवरी 2024 को देहरादून में किया गया है। ठीक है, एक बार सिर्फ दोस्तों हम इन 10 साहित्यकारों के नाम पर नज़र मार लेते हैं, जिससे दोस्तों हमारे माइंड में इनके नाम थोड़े बन जाएं, जिससे एग्जाम में आए तो दोस्तों हम थोड़ा सोच विचार करके सही कर लें। ठीक है, देखिए पहले जो साहित्यकार हैं तो लक्ष्मण सिंह बटोही, ठीक है, देवकी नंदन भट्ट जिसे मयंक कहते हैं, गिरीश सुंदरियाल, डॉक्टर सुरेश ममगई, प्रेम साहिल, के ए खान उर्फ नदीम वर्नी। ठीक है, तो ये हैं दोस्तों। फिर प्रोफेसर शैलेश, डॉक्टर सुशीला उपाध्याय, ललित मोहन पंत। ठीक है, और दोस्तों साहित्य पत्र पत्रिका लेखन में गणेश खुगसाल को दिया गया। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये देखिए जो ये आपका उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया जाता है तो ये दोस्तों अलग अलग व्यक्तियों के नाम से पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, जैसे देखिए सुमित्रा नंदन पंत गुमानी पंत पुरस्कार, भजन सिंह पुरस्कार, गोविंद चातक पुरस्कार। मतलब जो दोस्तों उत्तराखंड के पूर्व में महत्वपूर्ण साहित्यकार रहे हैं तो उन्हीं के नाम से दोस्तों ये आपका उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया जाता है। ठीक है, देखिए वर्ष 2022-23 में जो कुल ये पुरस्कार दिया गया तो 9 साहित्यकारों को दिया गया था। मतलब पहली बार जो दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया था तो 9 साहित्यकारों को दिया गया था। ठीक है, तो जो दोस्तों पिछले वर्ष के थे इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप बस इस वर्ष के याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्ष 2023 के लिए कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो दोस्तों 17 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2023 में, जबकि 2024 में दोस्तों 19 शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, 2023 में जो ये 17 लोगों को पुरस्कार दिया गया था, 11 प्राथमिक शिक्षक थे, ठीक है, 5 माध्यमिक शिक्षक थे और 1 दोस्तों प्रशिक्षण संस्थान के शिक्षक थे। ठीक है, और वर्ष 2022 में ये पुरस्कार दोस्तों 17 लोगों को दिया गया था। ठीक है, तो 2023 में और 2022 में 17 शिक्षकों को दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया, जबकि 2024 में दोस्तों 19 शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया गया है।
ठीक है, बात करेंगे हम कि शैलेश मटियानी पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत दोस्तों 2009 में की गई थी। ठीक है, और 2011 में दोस्तों इस शिक्षक सम्मान के आगे शैलेश मटियानी शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुई? तो उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी नियुक्त हुई हैं। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड की 18वीं मुख्य सचिव नियुक्त हुई हैं। यह आप याद रखिएगा कि जो वर्तमान में है तो ये दोस्तों 18वीं मुख्य सचिव हैं। ठीक है, 17वें मुख्य सचिव कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर सुखविंदर सिंह संधू थे, जो कि सेवानिवृत्त होने के बाद दोस्तों ये केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए हैं। ठीक है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो दोस्तों आपको बताना है अजय विक्रम सिंह। ठीक है, उत्तराखंड के भूगर्भ वैज्ञानिक प्रोफेसर बहादुर सिंह कोटलिया का संबंध किस जनपद से है? तो दोस्तों इनका संबंध नैनीताल जनपद से है, और दोस्तों इनका हाल ही में वर्ष 2024 में निधन हो गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि जो प्रमुख भूगर्भ वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर बहादुर सिंह कोटलिया, तो ये दोस्तों नैनीताल जनपद से संबंधित हैं। ठीक है, और नैनीताल में भी दोस्तों ये कोटली गांव ओखलकांडा से आते हैं। ठीक है, देखिए इनका क्या योगदान रहा था? तो इनका योगदान है दोस्तों सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी इन जियोलॉजी विभाग कुमाऊं विश्वविद्यालय में यूसीजी शोध वैज्ञानिक के तौर पर रहे हैं। ठीक है, जलवायु विज्ञान एवं क्लाइमेट चेंज के प्रमुख शोधकर्ता रहे। ठीक है, लाखोटियार, पाताल भुवनेश्वर सहित अनेक झीलों की खोज व शोध तथा उनके काल का पता लगाने का श्रेय भी दोस्तों इन्हें जाता है। ठीक है, इनके द्वारा दोस्तों चमोली में 34,000 वर्ष पुरानी देवर झील और देवरिया ताल ऊखी मठ के रहस्यों की खोज की गई है। तो देखिए यहाँ पर हमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिला कि देवर झील कहाँ स्थित है? चमोली में। ठीक है, और देवरिया झील तो आप जानते ही हैं। ठीक है, देवरिया ताल। ठीक है, देखिए इन्हें जो पुरस्कार दिए गए थे तो 1988 में जर्मनी द्वारा भूविज्ञान हेतु हनवोल्ड फेलोसिया अवार्ड दिया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय भू विज्ञान अवार्ड 2018 दिया गया था, और इनकी मृत्यु दोस्तों 14 फरवरी 2023 को हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किए गए पंकज कवि दयाल का संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है? तो इनका संबंध दोस्तों नैनीताल हल्द्वानी से संबंध है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि पंकज कवि दयाल का संबंध किस जनपद से है? नैनीताल से है। ठीक है, जो दोस्तों राष्ट्रपति पदक से सम्मानित हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की किस महिला को नेशनल योगिनी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों डॉक्टर कविता भट्ट गर्गी को नेशनल योगिनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हैदराबाद में आयोजित इंडिया रीडिंग ओलंपियाड 2024 में सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरी के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों घोड़ा लाइब्रेरी। ठीक है, और इसके संस्थापक हैं शुभम बधानी। ठीक है, तो इसे दोस्तों इंडिया रीडिंग ओलंपियाड 2024 में सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरी का सम्मान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 से 11 फरवरी 2024 को हैदराबाद में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तराखंड ने कितने पदक जीते? तो ये जीते हैं दोस्तों 7 पदक। ठीक है, जिसमें दोस्तों 4 स्वर्ण पदक भी शामिल हैं। देश के पहले सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? राइट आंसर है दोस्तों टोन्स ब्रिज स्कूल देहरादून में। ठीक है, तो देहरादून के टोन्स ब्रिज स्कूल में दोस्तों देश के पहले स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकास्ट का 18वां राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी सम्मेलन 8 से 9 फरवरी 2024 में कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर रहेगा हल्द्वानी में। ठीक है, तो हल्द्वानी में दोस्तों यूकास्ट का 18वां राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी सम्मेलन आयोजित किया गया है।
भारत सरकार के अंतरिम बजट में उत्तराखंड हेतु कितना रेल बजट का प्रावधान है? तो आपको बताना है 5120 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, जो लोकसभा चुनाव हुए तो उससे पहले केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था और उस अंतरिम बजट में उत्तराखंड के लिए 5120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था रेल बजट के तौर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, द्वारा उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में सीवरेज और पेयजल लाइन हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया? सही आंसर है दोस्तों 2686 करोड़ रुपए। ठीक है, चंपावत, कोटद्वार, किच्छा और विकास नगर, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों सीवरेज और पेयजल लाइन को बिछाने का कार्य किया जाएगा। ठीक है, जो दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है और वर्तमान में दोस्तों इसमें 68 देश सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि 30 जनवरी 2024 को उत्तराखंड के किन शहरों के मध्य हवाई सेवा शुरू की गई? सही आंसर है दोस्तों देहरादून, पिथौरागढ़ और पंतनगर। इन तीनों शहरों के मध्य दोस्तों 30 जनवरी 2024 को हवाई सेवा शुरू की गई। 12 नवंबर 2023 को सिलक्यारा सुरंग हादसे की जांच हेतु गठित 8 सदस्यीय कमेटी की अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है डॉक्टर शांतनु कुमार। डॉक्टर शांतनु कुमार को दोस्तों सिलक्यारा सुरंग हादसे की जांच करने के लिए गठित 8 सदस्यीय कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, 12 नवंबर 2023 को दोस्तों जो आपकी ये गठित की गई थी जांच समिति, ठीक है, तो उसके अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर शांतनु कुमार। भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन संस्थान के निदेशक हैं। ठीक है, जांच समिति के द्वारा दोस्तों रिपोर्ट जो दी गई तो वह आपका 20 फरवरी 2024 को दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी के स्थान पर राज्यसभा के लिए कौन चुने गए? तो राज्यसभा में दोस्तों उत्तराखंड से नए सदस्य जो नियुक्त हुए चुने गए तो वह दोस्तों महेंद्र भट्ट चुने गए हैं। ठीक है, तो राज्य में दोस्तों 3 राज्यसभा सीटें हैं। ठीक है, जिसमें से एक सदस्य हैं दोस्तों महेंद्र भट्ट, दूसरी सदस्य हैं दोस्तों कल्पना सैनी और तीसरी सदस्य हैं दोस्तों नरेश बंसल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 20 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के किस स्थान पर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर का वर्चुअल लोकार्पण किया? तो सही आंसर है श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर देवप्रयाग। तो यहाँ पर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर का वर्चुअल लोकार्पण किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 23 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के किस स्थान पर राज्य के तीसरे डोपलर रडार का उद्घाटन किया गया? तो सही आंसर रहेगा लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल। तो लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में दोस्तों उत्तराखंड का तीसरा डोपलर रडार का उद्घाटन किया गया। कब किया गया? तो 23 फरवरी 2023 को। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू द्वारा लोकार्पण किया गया था। ठीक है, और प्रथम रडार की बात करें तो मुक्तेश्वर नैनीताल में स्थित है। दूसरा रडार दोस्तों सुरकंडा टिहरी में स्थित है। ठीक है, तो सुरकंडा टिहरी में दोस्तों और मुक्तेश्वर में यहाँ पर पहले से ही दोस्तों 2 रडार थे और तीसरा रडार कहाँ पर बना? तो लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि 3 से 11 मार्च 2024 को मोंटेनेग्रो में संपन्न यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में 38 किलोग्राम भार में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रिजेश टम्टा का संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है? तो दोस्तों ब्रिजेश टम्टा यह है पिथौरागढ़ से संबंधित हैं, जो कि मोंटेनेग्रो में संपन्न यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में 48 किलो भार में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, 2023 में दोस्तों कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। देखिए ब्रिजेश टम्टा के बारे में आपसे भी पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध दोस्तों बॉक्सिंग से है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में गुलमर्ग कश्मीर में आयोजित चौथे खेलो इंडिया में उत्तराखंड किस पर्वतारोही ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता। तो दोस्तों मेनका गुंजियाल जो कि पिथौरागढ़ की हैं, इन्होंने दोस्तों चौथे खेलो इंडिया में गोल्डन और सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, और चौथे खेलो इंडिया गेम्स कहाँ आयोजित किए गए थे, तो ये दोस्तों गुलमर्ग कश्मीर में आयोजित किए गए थे। 25 फरवरी 2024 को श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तराखंड के किस स्थान पर कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय एवं शाखा कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। सही आंसर है दोस्तों सेलाकुई देहरादून। तो सेलाकुई देहरादून में कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय एवं शाखा कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने हेतु कौन सी पुस्तक का विमोचन किया गया। तो सही आंसर है दोस्तों मेरी योजना। तो मेरी योजना ये दोस्तों किसके द्वारा विमोचित की गई, पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। इससे क्या होगा, तो इससे दोस्तों जो सरकारी योजनाएं हैं तो वह दोस्तों जन कल्याण तक पहुंचाई जाएंगी। ठीक है, और इसका विमोचन कब किया, 23 फरवरी 2024 को। अगला क्वेश्चन है कि 24 फरवरी 2009 को स्थापित उत्तराखंड भाषा संस्थान के मुख्यालय को गैरसैंण के स्थान पर कहाँ बनाने की घोषणा की गई है। तो सही आंसर है दोस्तों रायपुर सहस्त्रधारा रोड देहरादून में। ठीक है, तो 24 फरवरी 2024 को दोस्तों स्थापित किया गया था उत्तराखंड भाषा संस्थान, और इसे दोस्तों अब वर्तमान में देहरादून लाया गया है। ये दोस्तों पहले कहाँ था, तो गैरसैंण में था, गैरसैंण चमोली में। अगला क्वेश्चन है कि 3 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के किस स्थान पर दिशा दयानी और बब्बे बवारी सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ये सम्मेलन दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में आयोजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, राइफलमैन जसवंत सिंह की मूर्ति का अनावरण कर रांची स्टेडियम का लोकार्पण किया गया। देखिए जो राइफलमैन थे जसवंत सिंह, ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर दोस्तों रांची स्टेडियम है, ये भी आप याद रखिएगा, जो कि आपका पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, और ये एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम है। उत्तराखंड में दूध, दही और पुदीना जैसे कृषि उत्पादों को खरीदकर उनसे अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेशों तक सप्लाई करने हेतु कौन सी योजना चलाई गई है। तो ये चलाई गई है दोस्तों हिमालयन बास्केट। ठीक है, तो हिमालयन बास्केट योजना किसके लिए चलाई गई, तो दोस्तों जो उत्तराखंड के प्रोडक्ट हैं तो उन्हें विदेशों में सप्लाई करने के लिए ये योजना चलाई गई है। अगला क्वेश्चन है कि यूसीसी समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। तो ये है दोस्तों गोवा। ठीक है, तो यूसीसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन था, गोवा। ठीक है, पर आप याद रखिएगा कि स्वतंत्रता के बाद यूसीसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, उत्तराखंड। ठीक है, जिसने यूसीसी समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया। ठीक है, ऐसा अब देखिए ये क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ऐसा कानून, ठीक है, जो देश के सभी नागरिकों पर उनके धर्म, लिंग, जाति, समुदाय की परवाह किए बिना समान रूप से लागू किया जा सके। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों सिविल कानून। ठीक है, सिविल नागरिक संहिता कानून। यूसीसी की बात करेंगे हम दोस्तों, तो यूसीसी के तहत एक देश एक विधान बनाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना। यूसीसी के लिए गठित कमेटी कब गठित की गई, तो दोस्तों 27 मई 2022 को गठित की गई थी। ठीक है, और इसकी अध्यक्ष कौन बनाई गई थी, रंजना देसाई। ठीक है, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, तो 2 फरवरी 2024 को पेश की थी। ठीक है, और संसद में इस रिपोर्ट को कब पेश किया गया, तो 6 फरवरी 2024 को पेश किया गया, और 7 फरवरी को दोस्तों इस पर मंजूरी मिल गई। ठीक है, यूसीसी की बात कर लें तो यूसीसी का अधिकार क्षेत्र राज्य के प्रति एक स्थायी निवासी राज्य या केंद्र सरकार के स्थायी कर्मचारी, ठीक है, राज्य में संचालित सरकारी योजनाओं के लाभार्थी
और राज्य में न्यूनतम 1 वर्ष तक रहने वाले लोगों पर लागू होगी। ठीक है, तो आप यूसीसी याद रखिएगा कि किस किस पर लागू होगी, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन दोस्तों आपको कुट बना कर दे दिया तो तब आप दोस्तों घूम जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ आप याद रखिएगा। अगर कोई व्यक्ति 1 साल तक उत्तराखंड में रहेगा तब भी दोस्तों उस पर यूसीसी लागू होगी। ठीक है, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता की विशेषताएं क्या हैं? ठीक है, तो देखिए पहली विशेषता है कि विवाह की उम्र सीमा निर्धारित करना, जिसमें लड़की की उम्र और लड़कों की उम्र क्या रहेगी? तो देखिए लड़के की उम्र रहेगी 21 वर्ष और लड़की की उम्र रहेगी 18 वर्ष। ठीक है, और दोस्तों मतलब हमारे देश में विवाह से संबंधित जो महत्वपूर्ण अधिनियम आए हैं तो उन्हें भी देख लेते हैं। तो देखिए विवाह अधिनियम, जिसे नेटिव मैरिज एक्ट कहते हैं, 1972 में आया था। ठीक है, लॉर्ड मेयो इस समय दोस्तों गवर्नर था। ठीक है, इसके समय दोस्तों लड़की की शादी करने की उम्र 14 वर्ष और लड़के की उम्र दोस्तों 16 वर्ष रखी गई थी। उसके बाद दोस्तों सम्मति आयु अधिनियम, एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था। ठीक है, लैंसडाउन के समय, तो इसमें लड़की की आयु 12 वर्ष और लड़के की 16 वर्ष आयु रखी गई थी। फिर उसके बाद दोस्तों शारदा अधिनियम आया था। ठीक है, 1929-30 में इरविन के समय, तो इसमें दोस्तों लड़की की उम्र 14 वर्ष और लड़के की उम्र दोस्तों 18 वर्ष रखी गई। ठीक है, मोरारजी देसाई का संशोधन, मतलब जब दोस्तों मोरारजी देसाई पीएम थे, ठीक है, 1978-79 में, तो उस समय दोस्तों विवाह की उम्र सीमा लड़की की 18 वर्ष और लड़के की दोस्तों 21 वर्ष निर्धारित की गई। इसके अलावा दोस्तों तलाक से संबंधित भी इसमें कानून बनाए गए हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। विवाह पंजीकरण से संबंधित कानून बनाए गए हैं। ठीक है, वसीयत से संबंधित कानून बनाए गए हैं। लिव इन रिलेशन से भी संबंधित दोस्तों कानून बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये कानून थे दोस्तों आपके किस में? यूसीसी में। ठीक है, और ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने फरवरी महीने का करंट अफेयर्स देखा। इसमें दोस्तों हमने यूसीसी के बारे में भी जाना। अगर आपसे यूसीसी के बारे में पूछ ले जाए कि यूसीसी में कितने सदस्य थे, तो आपको बताना है 5 सदस्य। ठीक है, तो 5 सदस्य थे इसमें दोस्तों। ठीक है, और इसकी अध्यक्ष थी रंजना देसाई। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट दोस्तों हमारे क्वेश्चन थे आज की इस क्लास में। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, और दोस्तों हम आर्थिक सर्वेक्षण की क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, और शाम को दोस्तों आपको एक क्लास मिल जाएगी, तो आप उस पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित हर एक एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उस शाम को आने वाली क्लास को पूरा देखिएगा। ठीक है, और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वह क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।